नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है जल विलेय विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। कल हमने अध्ययन किया था वसा विलेय का, वसा विलेय विटामिन का। तो मैंने आपको इसका एक सूत्र बताया था, इसके अंतर्गत याद किया जा सकता है कि एक बार फिर देखिए, जैसे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, याद हो गया वो आपको। एक तो वसा विलेय, वसा विलेय, और एक होते हैं जल विलेय, जल विलेय। वसा विलेय का आपको मैंने सूत्र बताया था अडेक, अडेक, और जल विलेय का बीसी। इसका अर्थ याद रखेगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और बीसी का मतलब विटामिन बी, और सी का मतलब एस्केरिक एसिड यानी विटामिन सी। ये बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे विटामिन सम्मिलित है इसमें। तो कल हमने इसका अध्ययन किया था और आज चल रहे अपन जल विलेय विटामिन पर। जल विलेय विटामिन, यानी जो जल में घुलनशील होते हैं या जिनमें जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो जल विलेय विटामिन। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि इसमें दो प्रकार के विटामिन है, एक तो विटामिन बी और एक है विटामिन सी। अब जो बी वाला विटामिन है, जैसे बी, तो ये जो बी है, बी को क्या कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स, यानी एक समूह, एक प्रकार से विटामिन जो बी है उनका समूह रहता है, और इस समूह में बहुत सारे विटामिन सम्मिलित है। तो इसमें फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम B1 से। तो पहले वही विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन के कार्य, कार्य होता है अभाव रोग, अभाव रोग। इसको भी इसी से मिनट लिख देते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम। तो याद है हम क्या पढ़ रहे हैं, जल विलेय विटामिन। तो इसमें पहला जो विटामिन आता है विटामिन B1, और जो B1 है तो इनके सबके क्या है, रासायनिक नाम है। तो B1 का रासायनिक नाम होता है, वो होता है थायमिन, थायमिन। ये याद रखना आपको, विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, रासायनिक नाम होते हैं थायमिन। और ये क्या कार्य करता है, ये करता है सह एंजाइम, सह एंजाइम TPP का घटक, सह एंजाइम TPP का घटक। अब देखिए, पहले तो ये समझो सह एंजाइम होते क्या है। अंग्रेजी में इसको सह एंजाइम को क्या कहते हैं, को एंजाइम, को एंजाइम कहते हैं। पहले समझिए सह एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, एंजाइम आपने सुना होगा, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम वे पदार्थ हैं जो
जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं। उत्प्रेरित का मतलब देखिए, सामान्यतः कोई भी क्रिया नेचुरल चल रही है, लेकिन अगर उस क्रिया को तीव्र रूप से चलाना है तो फिर एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी क्रियाएं जो एंजाइम के द्वारा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, आमाशय में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, तो इस प्रोटीन का जो पाचन होता है, यानी मान लो कोई भी पदार्थ है, जैसे कि इसमें देखते थे मलवसा है, प्रोटीन है कोई भी, तो जैसे कि प्रोटीन, अब ये जो प्रोटीन है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन को, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन डाइजेशन, यानी मान लो प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देता है ये। तो जो पेप्सिन ने काम किया है, तो ये क्या एक प्रकार से एंजाइम, जैसे हमारी जो लार रहती है, हमारी लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हमारी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो लार में जो होती है ना स्टार्च, उसका पाचन करता है। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से जो एंजाइम होते हैं ये कार्य करते हैं, यानी जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं। लेकिन ये आ रहा है स एंजाइम। स एंजाइम का अर्थ होता है जो एंजाइम को भी या एंजाइम के सहायक के रूप में काम करे, यानी जो एंजाइम है ना उसकी क्रिया को भी दुगना कर दें, यानी और अधिक कार्य करे, तो वो क्या कहलाते हैं, स एंजाइम। नाम देंगे ना, स एंजाइम यानी एंजाइमों का संयोग करने वाले। तो ये भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। तो ये B1 जो विटामिन है, थायमिन, ये क्या करता है, हमारे शरीर में स एंजाइम जो होता है TPP उसका घटक है, यानी उसको उत्प्रेरित करता है, उसका निर्माण करता है। अब ये TPP का मतलब, इसका मतलब होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, ये याद रखना आप, TPP का मतलब है ना थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, याद रखना। स एंजाइम है, इसका नाम है थायमिन पायरोफॉस्फेट, उसका घटक है। और इसकी जो कमी होती है उससे क्या होता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक रोग। सामान्य देश में वो मतलब भोजन का पाचन नहीं होता और भूख नहीं लगती, इससे याद रखना, भूख नहीं लगना, बेरी का अर्थ है भूख नहीं लगना। तो इस प्रकार से ये अभाव रोग उत्पन्न होता है। और दूसरा चल रहे हैं विटामिन B2, और B2 जो है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B2 है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। यह आपने देख लिया होगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट, TP का मतलब, वैसे भी याद रखना थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है, दो कारक होते हैं, एक तो होता है इसका जो है ना वृद्धि कारक, और दूसरा होता है FAD का घटक होता है। वृद्धि कारक FAD का घटक, FAD का घटक। इसमें क्या है, ये भी सह एंजाइम है, इसी प्रकार के नाम आते हैं इसमें ज्यादातर,
जिनके पूरे नाम रखना जरूरी होता है। तो विटामिन जो B2 है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और दूसरा क्या होता है, ये वृद्धि कारक जो होता है FAD का क्या है, घटक है। क्या है ये किस में शामिल होता है, ये क्रेब चक्र में, और जो एक होता है ग्लाइकोलिसिस, उसमें सम्मिलित होते हैं ये। तो ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, वृद्धि कारक के रूप में काम करते हैं। अब इसका पूरा नाम देखिए, फ्लेविन, फ्लेविन, एडिनिन, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या नाम है, FAD का। तो फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसका पूरा नाम होता है। ये याद रखना है आपको। तो वर्धी कारक FAD का घटक होता है, जिसका FAD का मतलब क्या है, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या करते हैं, ये ऊर्जा दाता है, मतलब ऊर्जा दाता के रूप में काम करते हैं ये। इसमें ATP जो है ना, ATP के समान, यानी इसमें ATP के अणु रहते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं ये। तो देखिए, एक FAD बराबर कितनी ऊर्जा होती है इसमें। एक और ध्यान रखना, इसमें अगर इसके पीछे P जुड़ गया तो फास्फेट बन जाएगा, फास्फेट कहलाएगा, फास्फेट ये। लेकिन यहाँ पर है AD, मतलब P बाद में जुड़ता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक FAD बराबर 2 ATP अणु। यानी एक FAD में कितने रहते हैं, 2 ATP के अणु के बराबर ऊर्जा रहती है। उसी प्रकार से अगर एक NAD हो, एक NAD, तो इसमें कितनी ऊर्जा होती है, इसमें होती है 3 ATP, 3 ATP के बराबर ऊर्जा होती है। इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये ऊर्जा दाता वृद्धि कारक के रूप में, क्योंकि ऊर्जा जो है उससे क्या होगी, वृद्धि होगी, इस प्रकार से। और इसकी जो कमी होती है राइबोफ्लेविन, इससे होता है कीलोसिस, और इसमें होता है मुंह के किनारों का फटना, कीलोसिस, कीलोसिस, मुंह के किनारों का फटना। हालांकि प्रक्रिया कई बार सर्दी में देखने को मिलती है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से मनुष्यों में ये वाले किनारे इधर का क्या है, बहुत से फटे रहते हैं, यानी थोड़ा सा लाल लाल सा दिखता है, कई बार ब्लड भी आ जाता है। तो मुंह के किनारों का मतलब वो नहीं है, होठ फटना चीज अलग है ना। लेकिन जो है, हाँ, बहुत समय अगर बार बार होठ फटते हैं, बार बार जैसे छाले होते हैं, जब इसकी कमी हो सकती है, इसलिए मल्टीविटामिन फिर है ना सिरप दिया जाता है पीने के लिए। तो कीलोसिस का मतलब मुंह के किनारों का फटना, ये इसका प्रभावित रोग होता है। इसके बाद तो याद है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं जल विलय विटामिन, और इसमें पढ़ रहे हैं विटामिन B। और विटामिन B क्या है, प्रकार का समूह है, B कॉम्प्लेक्स है। और विटामिन जो अब नंबर है 3 का, इसको हटा देते हैं, याद हो गया होगा आपको ये। नंबर 1 था ये, नंबर 2, नंबर तीसरा विटामिन B3। तो B3 का रासायनिक नाम, B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो यूं मानो 2 नाम होते हैं इस प्रकार से। एक तो इसको क्या नियासिन भी कहते हैं, और एक कहते हैं इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, नियासिन। दोनों एन से शुरू होंगे, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, 2 नाम होते हैं इसके। विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं रासायनिक नाम, और इसको जो है निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है, ये क्या होता है, ये होता है
दो अभी हाल बताए थे मैंने इसके पहले। इसका प्रमुख कार्य होता है NAD और NADP का क्या होता है, घटक होता है। NAD व NADP का घटक। अभी मैंने नाम बताया था आपको, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये तो पहले इसका बताया था, क्या बताया था, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसी प्रकार नाम बनेगा इसका निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड एडिनिन निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी सही एंजाइम है। तो निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये नाम देखिए इसका है, आगे पूरा नाम निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन। अब यहाँ जुड़ रहा है तो वही है, सिर्फ इसमें क्या है, पी जुड़ रहा है। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा, फास्फेट, फास्फेट। ये इस प्रकार इसका नाम होता है। और इससे होता है पेलेग्रा नामक जो रोग होता है, यानी त्वचा पर चकते बन जाते हैं सफेद से एक लाल से, तो इसको कहते हैं पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग, त्वचा पर चकते बनना। त्वचा पर चकते बनना। तो इस प्रकार से इससे, इस विटामिन से ये अभाव रोग होता है। तो 3 विटामिन B1, B2, B3। B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। और इनसे रोग पता लग ही रहे हैं। इससे तो B1 से जो होता है वह बेरी, और B2 से किलोसिस, और B3 से पेलेग्रा। और अब चलते हैं चौथा विटामिन। हो सकता है नीचे का दिखाई नहीं दे, इसलिए ट्राई भी नहीं किया। अभी ऊपर चलते। विटामिन B4, B4, B5, B6 आदि है। तो लेकिन ज़्यादातर जो है ना विटामिन B4 को न मान करके, और सीधा क्या आता है इस पे, विटामिन B5 के रूप में जाना जाता है इसको। तो विटामिन B5, विटामिन B4 होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, इनकी ज़्यादा प्रभाव नहीं होने के कारण क्या है, इनको नगण्य माने जाते हैं। इसलिए सीधे का सीधे फिर B5 आ गया, फिर B6 है ना, और फिर B12। बीच में आप बीच के हैं विटामिन, लेकिन इतना प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है इनका, इसलिए B5 है। और B5 का जो रासायनिक नाम होता है, ये होता है पेंथोनिक एसिड। याद रहेगा, पेंथोथिनिक एसिड, या फिर ये मानो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसमें याद रखना B4 होता है ना, वो भी सम्मिलित है एक प्रकार से, लेकिन प्रभाव के रूप में ये प्रभावी रहता है। इसके बाद ये क्या है, कोएंजाइम ए का घटक होता है। कोएंजाइम ए ऐसे लिखते हैं, याद रखना, कोएंजाइम ए। पहले नाम आ गया ना, या पूरा भी लिख सकते हैं, लिख देते चलो, कोएंजाइम
ए यानी COA का घटक माना जाता है इसको। तो कोएंजाइम है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, COA का घटक माना जाता है। और इसकी जो कमी से रोग होता है बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम नाम से पता लग रहा है। बर्निंग फिट यानी त्वचा का जगह जगह से फट जाना या त्वचा का जली हुई दिखाई देना। नंबर 5, विटामिन B6 और इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। क्रम वही चल रहे हैं अपन, उसमें बीच में वो गया था ना 4 का। तो पायरिडोक्सिन है, ये क्या करता है, वसा अम्ल और अमीनो अम्लों का क्या करता है, ये उपापचय करता है। एक बार पे ध्यान रखना, वसा अम्ल और अमीनो अम्लों का क्या करता है, उपापचय। वसा अम्ल व अमीनो अम्लों का उपापचय का कार्य करता है। और इसे होता है डर्मेटाइटिस, चर्म रोग होता है इसकी कमी से। डर्मेटाइटिस जैसे चर्म का, स्किन का डॉक्टर क्या कराता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। तो डर्म का मतलब क्या है, चर्म से। अब हमारी जो त्वचा होती है उसको क्या कहते हैं, डर्म कहते हैं, है ना। जैसे 2 भाग हैं, एक होता है एपिडर्मिस। डर्मिस शब्द है, एपिडर्मिस यानी त्वचा का ही भाग होता है वो। 2 भाग, एक तो एपिडर्मिस और एक इंडोडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब बाहरी भाग और इंडोडर्मिस का मतलब अंतर्भाग। और डर्मिस जो होती है उसका मतलब त्वचा। इस प्रकार से यानी त्वचा रोग, उस पर जैसे फोड़े पंछियों का होना, है ना, छोटे छोटे जो है ना चकते बनना, दांत खाज खुजली टाइप, इस प्रकार की ये प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद चल रहे हैं विटामिन। अब ये जो है ना मेन विटामिन तो B6 ही है, लेकिन अभी एक 2 सालों में, 2-4 सालों में जो रिसर्च हुए नए, तो उसको विटामिन 7 का दर्जा भी दिया गया है। चाहे ये कई बुक्स में नहीं मिले, लेकिन जो नई जो बुक्स आ रही है उसमें ज़्यादातर इसका उल्लेख मिलता है विटामिन B7 का। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी ले तो ले, क्योंकि कई जो बुक्स हैं मान्यता प्राप्त उनमें इसका उल्लेख हुआ है। विटामिन नहीं, अन्यथा क्या होता है, B6 के बाद सीधी बी जो 12 है ना उसका अध्ययन कराया जाता है। तो विटामिन B7 और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है बायोटिन, वो है वसा अम्ल उपापचय, यानी उससे मिलता जुलता है वसा अम्ल उपापचय। तो वसा अम्लों का क्या करता है, उनको तोड़ने का कार्य करता है ये वाला विटामिन। और इसकी जो कमी उससे होता है जो है ना, जैसे बालों का झड़ना, गंजापन आदि, तो इसको कहते हैं स्प्लेक्टेकल, याद रहेगा, स्प्लेक्टेकल नेत्र। स्प्लेक्टेकल नेत्र, बालों का झड़ना, ये भी इसका दूसरा नाम, इसका अलग से बालों का झड़ना।
बालों का झड़ना, यानी मुरझाए हुए नेत्र, नाम शब्द आ रहा है ना, इस प्लेक्टेकल नेत्र, इस प्लेक्टेकल नेत्र। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो है ना नेत्र, तो वह झुके हुए मुरझाए हुए से दिखाई देते हैं, कई बार आंखें अंदर दसी हुई प्रतीत होती है ना। और दूसरा क्या है, बालों का झड़ना, और बालों का झड़ने से क्या जाता है, गंजापन। ये तो इसमें एक चीज इसमें देखना, जैसे विटामिन जो B5 है, तो ये भी बालों के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, यानी इसकी कमी से भी बाल झड़ सकते हैं, इसकी कमी से, है ना। ये स्पष्ट रूप से नई रिसर्च के अनुसार है, ये है ना। लेकिन इससे भी होते हैं, जो स्किन का जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ज़्यादातर वो कैसा एक और चीज़ में बालों का सफ़ेद होना, तो जो बाल सफ़ेद होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं, B5 की कमी से होते हैं। तो ये भी इसमें ध्यान रखना। हालांकि इनका कहीं जो से बुक्स रहती है उसमें उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई बार जो अपन देखते हैं ना, जो नई रिसर्च होती है, जो डॉक्टर होते हैं वो इसको देते हैं, जिनके बाल उम्र से पहले क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विटामिन B7 है। याद रहेगा, बायोटिन। तो अभी तक जो अपन जो क्रम चल रहे हैं उसमें अब नंबर आता है जैसे विटामिन B10 का। नंबर में अपन ने पहला क्या पढ़ा, B1, नंबर 1, B2, B3, B5, 5 में B6, 6 में B7, और अब चल रहा है नंबर 7, यानी विटामिन B10 के रूप में इसको जाना जाता है। कभी कभी आपने जैसे कंप्यूटर की बुक्स में पढ़ा हो, या इसको विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कहा जाता है फोलिक एसिड। यहाँ लिख देते हैं विटामिन M। ये होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, फोलिक का अर्थ क्या होता है, फेरस, यानी 1E, अर्थात लोहा। इसको क्या कहा जाता है, इससे जो बना होता है ना वो होता है फोलिक एसिड, यानी आयरन की कमी होना। तो आयरन की कमी होती है तो स्वाभाविक खून की भी कमी होती है, इसलिए लोह युक्त जो आहार, जैसे कि उदाहरण के रूप में पालक, मेथी, पत्ता गोभी, तो जिनके एनीमिया हो जाता है ना, तो उनको इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं ना उनका सेवन करने के लिए दिया जाता है। और फोलिक एसिड के आप जानते हो भी कैप्सूल आते हैं, इसके नाम सुना होगा आपने। इसका कार्य RBC निर्माण, RBC निर्माण, RBC का मतलब वही रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं। और इसकी जो कमी होती है उससे होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। याद है दो, एक तो होता है माइक्रोसाइटिक, एक होता है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब वो छोटा या लघु होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा या दीर्घ होता है। तो इसमें है ना साइट, माइक्रोसाइटोसिस भी कह सकते हैं इसको, या माइक्रोसाइटिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक भी कहा जाता है या माइटोसाइटोसिस भी कहा जाता है। तो ये एनीमिया होता है, अर्थात इसमें क्या है, खून की कमी हो जाती है, अर्थात RBC की कमी हो जाती है।
नंबर 8। अब इसके बाद चलते हैं विटामिन जो है B12 के रूप में आपने नाम सुना होगा और सार्वभौमिक विटामिन है, हर कोई इससे परिचित है और ज़्यादातर जो है ना इसी का उपयोग किया जाता है। किसी के भी खून की कमी हो जाती है, क्योंकि यह जो आहार के रूप में दिया जाता है, जैसे फोलिक एसिड, इसको तो ठीक है फोलिक एसिड के नाम से, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रख दिया, अब विटामिन B10 या विटामिन M के रूप में जाना जाता है। अन्यथा इसका नाम पहले फोलिक एसिड के रूप में आता था, लेकिन इसको अब विटामिन का दर्जा दे दिया गया। विटामिन B12 और इसका नाम होता है रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमाइन। साइनोकोबैलेमाइन, इनके नाम क्या अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, लेकिन बहुत को प्रॉब्लम होती है ना अंग्रेजी में, ऐसे नहीं होती, ये तो जल्दी से लिख देते हैं साइनोकोबैलेमाइन, ऐसे लिख देते हैं। अब इसके हिंदी में ना बहुत प्रॉब्लम, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ज़्यादातर इनके नाम। तो साइनोकोबैलेमाइन या ब्लेमिन, ये इन शब्दों में पढ़ना, अंग्रेजी के में है ना मात्राओं में 19-20 हो सकता है, तो कई जगह आपको साइनोकोबैलेमिन भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे नाम उच्चारण पड़ेगा साइनोकोबैलेमाइन कहा जाता है इसको। और इसका कार्य होता है आरबीसी परिपक्वन, आरबीसी परिपक्वन मतलब निर्माण भी होता है, या मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये आरबीसी परिपक्व नहीं करता है, आरबीसी निर्माण का भी कार्य करता है। तो आरबीसी परिपक्वन यानी परिपक्व रूप से तैयार करना, यानी अच्छी तरह से कार्य करने लग जाए। और उसकी कमी से क्या हो जाता है, फिर ये होता है परनेशियस एनीमिया, परनेशियस एनीमिया यानी रक्तहीनता। और इसको भी रक्तहीनता कहा जाएगा, रक्तहीनता, दोनों को रक्तहीनता के नाम से जाना जाता है। ये दीर्घ स्तर पर है, ये लघु स्तर पर है, ये है ना। अब इसमें देखो आरबीसी का जो निर्माण प्रभावित होता है, जबकि अभाव रोग में यानी इसकी मतलब आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, आरबीसी कम हो जाएगी। इसमें आरबीसी का निर्माण तो होगा लेकिन कम होगा, या उनका परिपक्वन नहीं होगा। तो इस प्रकार से परनीशियस एनीमिया दोनों का। पहले एक और देखिए, ये विटामिन B12 दोनों कार्य कर देता है। ये तो ठीक है वर्गीकरण की दृष्टि से अलग अलग रखा गया, लेकिन ये विटामिन जो B12 है वह इसकी पूर्ति कर देता है दोनों की। अब इसमें देखिए, आपने नाम सुना होगा डेक्सोरेंज, एक सिरप आता है डेक्सोरेंज, ये इंटरनेशनल ब्रांड एक प्रकार से हर कोई जानता है। खून जैसे किसी की डिलीवरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, शल्य चिकित्सा मतलब है ना, या किसी के एबॉर्शन हुआ तो बाद में जो डॉक्टर जो देता है या तो डेक्सोरेंज सिरप देता है इसको पीने के लिए। इसमें क्या रहता है, वही फोलिक एसिड भी रहता है और विटामिन B12 भी रहता है। एक आता है बेथाडोक्सिन सिरप, बेथाडोक्सिन ये भी क्या आता है, सिरप आता है। इसमें भी क्या होती है, विटामिन B12। आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, है ना। तो ये भी तो, लेकिन इन दोनों की अगर मुकाबले चले ना तो आजकल ये शुरू से ही अब इसका ज़्यादा क्रेज हो गया, मतलब डेक्सोरेंज का। बेथाडोक्सिन भी आता है लेकिन बहुत कम डॉक्टर लिखते हैं। अच्छा, इनकी प्राइस भी क्या फिक्स रहती है, जितनी प्रिंट रेट है उस पर मिलती है, क्योंकि और जो दूसरे सिरप है ना उनमें तो जैसे कमीशन रहता है, तो जैसे 120 रुपये प्राइज है उसकी, तो उसको वो 90 रुपये में 80 रुपये में दे देगा, लेकिन इनकी जो जितनी प्राइज होती है तो उतनी में इसको दिया जाता है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों के हैं ये, इस प्रकार से हैं ये। तो आज भी ये दोनों सिरप क्या है, डिमांड में बने हुए हैं ये, इन दोनों की पूर्ति के लिए। तो और इस प्रकार से ये विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स थे ना ये समाप्त हो गया ये। और अब चल रहे हैं हम लास्ट विटामिन है
विटामिन सी, और इसको कहा जाता है, नाम याद होगा, एस्केरिक एसिड। एस्केरिक, ये आप ज्यादातर इस रूप में आता है लिखा हुआ, एस्केरिक एसिड। एस्केरिक एसिड जो नींबू संतरा में, जो खट्टे पदार्थ नींबू संतरा टमाटर उनमें ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है ये। और इसका स्रोत भी ये रहता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, इनमें ये ज्यादा मात्रा। एक और जैसे फल फ्रूट रहते हैं जो भी थोड़े से खट्टे लगे, उनमें सब में मतलब कॉमन विटामिन सी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो स्रोत होते हैं ना इसके, ये मैंने बताया आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। और इनमें तो जैसे आपने कहा होगा चेरी में रहता है ये, स्ट्रॉबेरी, जो भी खट्टे लग रहे हैं ना इस प्रकार से। अब आपको जैसे इमली भी खट्टी होती है, लेकिन इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड, लेकिन वो विटामिन सी का स्रोत नहीं है। इस प्रकार से ये है। तो एस्केरिक एसिड, और इसकी कमी से जो होता है वो है, पहले तो विटामिन कार्य में देख रहे हैं क्या कार्य होता है। इनका होता है दांत और मसूड़े जो रहते हैं ना, उनको क्या करता है ये? मजबूत करता है। और साथ में क्या करता है? कोलेजन संश्लेषण करता है। और काम भी इसके दो तीन है। कोलेजन संश्लेषण करता है, दूसरा क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है ये। देखिए दो तीन कार्य, कोलेजन संश्लेषण, कोलेजन मतलब तंतु होते हैं ये। कोलेजन नाम सुना होगा आपने, इलास्टिन और कोलेजन तंतु, ये ऊतकों का निर्माण करते हैं। इन ऊतकों से फिर पेशियां बनती है। तो ये जो कोलेजन और जो इलास्टिन तंतु होते हैं, इनसे क्या है? मांसपेशियां बनी होती है। तो कोलेजन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी इससे मांसपेशियां मजबूत होती है। दूसरा क्या होता है? एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। दांत मसूड़, हालांकि लिख देते हैं ये दोनों आ जाएंगे इसमें, दांत व मसूड़ों को मजबूत करना। दांत मसूड़ों को मजबूत करना। तो इस प्रकार से तीन कार्य है। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग यानी दांत मसूड़ों से कमजोर होना, खून बना। दांत मसूड़ों से खून, दांत मसूड़ों से रक्त कर देते हैं, रक्त स्राव। नेचुरल नहीं होता रक्त स्राव, जब कोई भी चीज स्राव, जब कोई भी चीज हार्ड चीज से खाते हैं तो थोड़े से यूं, जैसे एप्पल ही ऐसे कहीं आपने को मुंह से तोड़ करके खा सकते हैं सीधे सीधे यूं। लेकिन इसका जो पेशेंट है, अगर एप्पल को आम कैसे करके खाएगा तो उसमें क्या जाएगा? खून आ जाएगा। यानी दांत मसूड़े बहुत कमजोर होते हैं। ये सामान्य मंजन करते हैं, मतलब ये ब्लड स्रावित होने लगता है। इस प्रकार से ये विटामिन से। तो आज हमने अभी जो एक दो दिन से चल रहा था ना विटामिन वाला टॉपिक, तो इसमें सारे के सारे जो भी रोग होते हैं कार्य ये बताने की कोशिश की। स्रोत के रूप में मैंने जो विशेष विटामिन था, जैसे विटामिन सी, इसके बारे में बता दिया स्रोत। बाकी और के जो स्रोत रहते हैं ना, उसमें क्या कंफ्यूजन होता है, मतलब इसलिए ज़्यादातर एग्जाम में स्रोत वाला टॉपिक नहीं आता। और अगर आ भी जाता है तो विवादग्रस्त होता है, उसमें फिर दो तीन का मैच किया जाता है कि किसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में। इस प्रकार से विवाद की चीज़ें एग्जाम में नहीं आती है। और आती तो फिर क्या है, दोबारा क्वेश्चनों की फिर क्या है, मतलब उनको देखा जाता है। तो ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।